Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about sedition law and Kedar Nath Singh case. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. ये जो आर्टिकल है इट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ अ सीरीज स्टार्टेड बाय द इंडियन एक्सप्रेस जिसका नाम है रीसेपिंग द रिपब्लिक केस बाय लैंडमार्क केस। इस सीरीज के अंतर्गत इंडियन एक्सप्रेस में इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को कवर किए जा रहे हैं विच हैज शेप्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो पिछले 75 ईयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको कवर किया जाएगा इस सीरीज के अंदर। और हमने भी इस इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इम्पोर्टेंट इस तरह के जजमेंट्स आते रहे उनको हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है। फॉर एग्जांपल चंपाकन दुराईराजन केस हमने कवर किया था इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 28 फरवरी, अनवर अली केस, नरसू अप्पा माली केस, हनीफ कुरैशी केस, और आज हम लोग कवर करेंगे केदारनाथ सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिस केस डील्स विथ द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेडिशन लॉ। बीच में एक दो इस तरह के आर्टिकल्स हमने जानबूझ करके छोड़े थे। मैंने जो छोड़ा था उसको न्यूज़पेपर एनालिसिस में नहीं कवर किया था, दो इंडियन एक्सप्रेस हैड ब्रॉट दैट केस। मुझे लगा कि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाई आई मिस्ड देम। सो आई विल बी टेकिंग अप ओनली दोज आर्टिकल्स, दोज केसेस विच आई बिलीव इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नॉट एवरी केस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे जैसे इस तरह के केसेस आते रहेंगे इंडियन एक्सप्रेस में मैं उसको कवर करता रहूंगा विच आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो आज हम लोग देखेंगे केदारनाथ सिंह केस के बारे में। तो केदारनाथ सिंह केस एज आई टोल्ड यू इट डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेडिशन लॉ। तो पहले जरा समझते हैं कि सेडिशन होता क्या है, फिर सेडिशन लॉ देखेंगे। सेडिशन इज डिफाइंड एज एनी एक्ट, स्पीच या राइटिंग दैट tries to bring hatred, contempt और disaffection towards the government established by law in India। सरल भाषा में कहें तो जो कानूनी तौर पे नियमों के अनुसार चुनी गई सरकार है उसके खिलाफ अगर आप कोई भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो स्पीच फॉर्म में हो, रिटन फॉर्मेट में हो या एक्टिंग फॉर्मेट में हो, यानी कि फिजिकल फॉर्मेट में हो, ऐसा कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी हरकत जो लीगली इलेक्टेड सरकार के अगेंस्ट हो, उसके खिलाफ अगर हेट्रेडनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, तो उस एक्टिविटी को सेडिशन कहा जा सकता है। हिंदी में कहें तो राजद्रोह कहा जा सकता है, सरकार राज के खिलाफ द्रोह करना। अब सेडिशन को रोकने के लिए कानून लाया गया ब्रिटिशर्स के टाइम में ही। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड। बाद में अब तो आपको पता है कि आईपीसी हैज बीन लैप्स्ड और इसके जगह पे ला दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। बट भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी सेडिशन लॉ को कंटिन्यू रखा गया है अंडर सेक्शन 152। तो क्या कहता है सेडिशन लॉ? सेडिशन लॉ जो है वो किसी भी इस तरह की एक्टिविटी जो स्टेट के अगेंस्ट एक हेट्रेड या कंटेम्प्ट क्रिएट करने की कोशिश करे उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखता है। उसमें आपको जेल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब अगर हिस्ट्री देखी जाए सेडिशन लॉ की, तो सेडिशन लॉ was brought by Britishers in 1870 to suppress dissent during colonial period। 1870 के आसपास में बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को, तो उसको सप्रेस करने के लिए सेडिशन लॉ लाया गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेडिशन लॉ कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है लोगों के, जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है लोगों को, उसको सप्रेस करने के लिए लाया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कब कब there are many such cases of application of sedition law, but some of the famous cases where sedition law has been used as a tool by the British Raj to suppress genuine dissent, वो जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1897 में
बाल गंगाधर तिलक जी को अरेस्ट किया गया बिकॉज ही हैड क्रिटिसाइज द ब्रिटिश राज फॉर देयर इनएबिलिटी टू हैंडल प्लेग, जो पुणे और बाकी क्षेत्रों में महाराष्ट्र के फैला था, उसको मैनेज करने में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही। तो उसको क्रिटिसाइज किया बाल गंगाधर तिलक जी ने कि सरकार नाकामयाब रही है प्लेग को हैंडल करने में, मैनेज करने में, और इस कारण से बाल गंगाधर तिलक के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए और उनको 18 महीनों के लिए जेल भेज दिया गया। महात्मा गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई थी अंडर सेडिशन चार्जेस 124A सेक्शन ऑफ आईपीसी फॉर हिज आर्टिकल्स इन यंग इंडिया। वहां पे उन्होंने ब्रिटिश राज को क्रिटिसाइज किया, जेन्युइन पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया, उसके बावजूद भी उनको 6 साल की सजा सुनाई गई। और उस दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि ऑफ ऑल द लॉज ब्रॉट बाय ब्रिटिश राज, दिस सेडिशन लॉ 124A इज प्रिंस इन सप्रेसिंग द जेन्युइन राइट्स, जेन्युइन डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब सरल भाषा में कहें तो जितने भी कानून ब्रिटिश राज लेकर के आई हैं लोगों की आवाज को दबाने के लिए, उसमें सबसे खतरनाक कानून ये है, सेडिशन लॉ है। तो कहीं ना कहीं अगर रूट देखा जाए सेडिशन लॉ का, तो दैट वाज फॉर सप्रेसिंग द जेन्युइन वॉइस। अब फिर हमारा देश आजाद हो गया 1947, उसके बावजूद भी सेडिशन लॉ कंटिन्यूड इन इंडिया, जबकि कई सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो सेडिशन लॉ को अपने देशों में नहीं प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज दे बिलीव कि सेडिशन सप्रेसेस द जेन्युइन डिसेंट या फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पीपल, एंड जेन्युइन जो फ्रस्ट्रेशन है, जेन्युइन डिसेंट है लोगों का अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉइस मस्ट नॉट बी स्टिफल्ड बिकॉज दैट इज द बेसिस फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ऐसा नहीं है कि हमें सेडिशन लॉ को सिर्फ नेगेटिव तरीके से देखना चाहिए। सेडिशन लॉ इज समटाइम्स नीडेड in order to restrict the anti-social elements which or who try to create law and order situation in the society. So there is no one-sided answer या there is no possibility of one-sided answer कि sedition law is good or bad. But हमें एक मोटा एक समझना है कि sedition law की शुरुआत तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माइंडसेट से की गई थी, बट आज़ादी के बाद उसको कंटिन्यू रखा गया क्योंकि उसकी कुछ ज़रूरत भी थी। कई सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी थे जो समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते थे सरकार को। जैसे कई सारे नक्सल एलिमेंट्स हैं, इंसर्जेंट एलिमेंट्स हैं, उनको रोकने के लिए तो सेडिशन लॉ चाहिए ही। सो सेडिशन लॉ की कुछ ज़रूरतें भी हैं in order to maintain law and order, in order to maintain stability, but at the same time sedition law can be misused by authorities in order to suppress the genuine dissent, and suppression of genuine dissent can stifle the democratic voices which can be threat for overall democratic ecosystem. अब ये एक प्रॉब्लम है जिसको लेकर के फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कहा गया केदारनाथ सिंह केस, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही बैलेंस्ड सॉल्यूशन दिया इन दिस केदारनाथ सिंह केस। तो समझते हैं कि केदारनाथ सिंह केस है क्या। केदारनाथ सिंह वाज ए मेंबर ऑफ अ फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी। एक पार्टी थी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली, फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी, उसके मेंबर थे केदारनाथ सिंह। और कम्युनिस्ट लोगों का आइडियोलॉजी तो जनरली जो होता है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट ही रहता है, सरकार के खिलाफ, सरकार राज के खिलाफ ही रहता है। तो इन अ वेरी फायरी स्पीच इन 1953 केदारनाथ सिंह ने उस टाइम की रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट को बहुत कुछ बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लोग सब गुंडा हैं। ही आस्क्ड फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। पुलिस को, सीआईडी को उन्होंने कहा कि सरकार के कुत्ते हैं, ऐसा ये सब गुंडे हैं, कुत्ते हैं, ये सब बहुत ही कंटेम्पचुअस बातें उन्होंने कही अपने इस स्पीच में। तो फिर उनके खिलाफ लगाया गया सेक्शन 124A सेडिशन चार्जेस। इस सेडिशन चार्जेस को पटना हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया कि सही किया, इस केस में इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगना चाहिए। देन केदारनाथ सिंह वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील किया। जो अपील किया गया वो सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं किया गया, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल इश्यूज को नहीं डील करती है। जो अपील किया गया वो किया गया चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124A की। ये जो पूरा का पूरा सेक्शन 124A है आईपीसी का, अब तो भारतीय न्याय संहिता में 152 हो गया है, मैंने आपको बताया, बट उस टाइम में क्या था 124A।
ये पूरा का पूरा जो सेक्शन 124A है, विच इज बेसिकली द बैकिंग फॉर सेडिशन लॉ इन इंडिया, ये इन्फ्रिंज करता है एक फंडामेंटल राइट को गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोगों के बोलने के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करता है सेडिशन लॉ। इस ग्राउंड पे सेडिशन लॉ को चैलेंज किया गया। नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये कानून केदारनाथ सिंह ने आर्ग्यू किया इन सुप्रीम कोर्ट कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। दूसरा, सेडिशन लॉ जो है उसका स्कोप क्या होना चाहिए, किन किन मैटर्स में सेडिशन लॉ लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए, इन दो पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया इस पर्टिकुलर केस को। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 124A इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार देता है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो आर्टिकल 19(2) में मेंशन है। उसमें मोरालिटी एंड सेवरल मैटर्स हैं, उसमें से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट भी मेंशन्ड है। तो 19(2) में कई सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं विच कुड बी इम्पोज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 19(1)(a को इवेल्युएट किया इन लाइन विथ 19(2) और कहा कि सेक्शन 124 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, बट इसके स्कोप को नैरो कर दिया। स्कोप को नैरो करने का मतलब कि कब कब सेक्शन 124A लगा सकती हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, यानी कि अथॉरिटीज कब कब किसी भी इंसान के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा सकती हैं। तो सेडिशन चार्जेस सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के हिसाब से तभी लगेगा जब देयर इज एन इंटेंशन या टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, disturbance of law and order and incitement to violence. This word is important, incitement to violence. Mere criticism या disapproval of the government without attempt to incite violence should not constitute sedition. कोई इंसान कुछ भाषण दे रहा है, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, बट वायलेंस भड़काने की अगर कोशिश नहीं कर रहा है तो उस केस में सेडिशन चार्जेस नहीं लगने चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ले डाउन किया फॉर द अथॉरिटीज in order to apply sedition law. और उसके बाद से कहीं ना कहीं this केदारनाथ सिंह judgment has become a landmark case in application of sedition law. आज भी sedition law है हमारे देश के अंदर। कई सारे लोग इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं कि sedition law and democracy does not go hand in hand. Yet हमारे देश के अंदर जिस तरीके की डाइवर्सिटी है, हमें बोलने का अधिकार तो होना चाहिए, बट साथ ही साथ हमें रिस्पॉन्सिबल तरीके से बोलना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होने लगे, वायलेंस होने लगे, तो उस केस में अथॉरिटीज़ के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है काफ़ी बैलेंस सॉल्यूशन देता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि द लॉ ऑफ सेडिशन इज कॉलोनियल लेगेसी एंड दैट हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों आर्गुमेंट देने हैं। तो पहले आपको बताना होगा कि सेडिशन लॉ की शुरुआत भारत में कैसे हुई, आज भी ये कैसे कंटिन्यू हो रहा है अंडर सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। थोड़ा सा आपको कॉलोनियल ओरिजिन बताना होगा, उस टाइम के कुछ केसेस जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी के बारे में बताना होगा। आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सेडिशन लॉ, देश की सोवरेनिटी और यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, वॉयलेंट अपराइजिंग को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है। बट आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सेडिशन लॉ तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसको वॉलेट करता है। और फिर बैलेंस सोल्यूशन में आप दे देंगे केदारनाथ सिंह जजमेंट के बारे में, आप बता देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया। और आप फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्टिव है, इट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट बाय द अथॉरिटीज। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पोटेंशियल बायोसिग्नेचर इन फार अवे एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट मतलब अ प्लैनेट विच इज नॉट इन आवर सोलर सिस्टम। तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक team of researchers and scientists from University of Cambridge are studying data with respect to planet जिसका नाम है K2-18b. This
planet is about 120 light years away from Earth. The data from this planet has been captured by James Webb Space Telescope. और उस डेटा को स्टडी कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। ये K2-18b प्लैनेट की अगर बात की जाए तो इट इज लोकेटेड इन ए स्टार हैबिटेबल जोन। एक जैसे हमारा स्टार क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है सन। अब सन के बहुत नजदीक जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, सन से काफी दूर जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो सन से एक ऑप्टिमम डिस्टेंस, जहां पे टेम्परेचर भी एक ऑप्टिमम रेंज में रहता है, जहां पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रह सके, उस जोन को कहा जाता है हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन जहां पे लाइफ इज पॉसिबल। तो ये जो प्लैनेट है K2-18b, ये जिस स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसके ये हैबिटेबल जोन में है, मतलब ना ही उससे काफी दूर है ना ही काफी नजदीक है। अर्थ के मुकाबले अगर बात की जाए तो इट इज 8.6 टाइम्स मैसिव एंड 2.6 टाइम्स लार्जर इन डायमीटर। अगर मास की बात की जाए तो 8.6 टाइम्स है, डायमीटर की बात की जाए तो 2.6 टाइम्स है। इस प्लैनेट के आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज्यादातर हाइड्रोजन है, तो इट इज हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर प्लैनेट। और उसका जो सरफेस है ज्यादातर उसमें ओशन है, ओशनिक सरफेस है। इस प्लैनेट को स्टडी कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। व्हाई आर साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दिस प्लैनेट? क्योंकि इस प्लैनेट में हमें कुछ ऐसे गैसेस भी मिले हैं जो गैसेस जनरली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से एसोसिएटेड होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब लिविंग एंटिटी से एसोसिएटेड होते हैं। द गैसेस, ज्यादातर तो इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, बट सम अदर गैसेस आल्सो हैव बीन आइडेंटिफाइड लाइक डाइमिथाइल सल्फाइड या डाइमिथाइल डाइसल्फाइड व्हिच आर लिंक्ड टू मरीन माइक्रोबियल लाइफ। मरीन माइक्रोबियल लाइफ मतलब जो ओशन के अंदर लाइफ बेसिक फॉर्मेट में, प्रिमिटिव फॉर्मेट में होते हैं, जैसे एल्गी वगैरह, उनसे रिलेटेड होते हैं गैसेस। ये जो गैसेस मिले हैं ट्रेसेस में इन ऑन दिस K2-18b प्लैनेट एटमॉस्फेयर विच इज अ पोटेंशियल बायो सिग्नेचर। पोटेंशियल मतलब पॉसिबिलिटी है लाइफ की, बायो मतलब होता है लाइफ, पोटेंशियल मतलब होता है पॉसिबिलिटी, सिग्नेचर मतलब एक साइन है, एक इंडिकेटर है। तो लाइफ हैज नॉट बीन प्रूवन बट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैसेस, life has not been proven but presence of these gases is a kind of indication of possibility of life. इसीलिए presence of these gases have been known as potential biosignature in this far away exoplanet जिसका नाम है K2-18b. The presence of these two gases DMS and DMDS suggest possible existence of microbial life on this planet. Though I have already told you it is not direct proof of alien life but a potential biosignature. बट अभी और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत होगी ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने कहा है। बट उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर लाइफ प्रूफ हो भी जाता है तो दैट डज नॉट मीन कि इट इज गोइंग टू बी एन इंटेलिजेंट लाइफ। एट बेस्ट इट इज गोइंग टू बी माइक्रोबियल फॉर्मेट में लाइफ दैट वी सी ऑन अर्थ सरफेस स्पेशली इन द ओशन। तो अगर ये लाइफ यहाँ पे प्रूफ हो भी जाता है तो ऐसा कोई बहुत हाई सेंटिएंट बीइंग नहीं मिलेगा, बेसिक प्रिमिटिव फॉर्मेट लाइफ मिलेगा इन माइक्रोबियल फॉर्मेट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टाइप 5 डायबिटीज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेगमेंट। देखिए, डायबिटीज एक हेल्थ कंडीशन है जिसके अंदर इंसान के ब्लड वेसल में ग्लूकोज कंटेंट बहुत हाई हो जाता है, ग्लूकोज या शुगर कंटेंट इज वेरी हाई। ऐसे हेल्थ कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज। डायबिटीज इसलिए होता है क्योंकि इंसान के ब्लड वेसल के अंदर या तो इंसुलिन इनफ अमाउंट में है नहीं, इंसुलिन हमारे बॉडी का ऑर्गन पैंक्रियाज रिलीज करता है और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज या शुगर को एब्जॉर्ब करना और उससे फिर एनर्जी प्रोवाइड करना टू द बॉडी सेल्स। या तो इंसुलिन की संख्या कम है, द वो अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन ब्लड वेसल इज लेस, इस कारण से फिर वो ग्लूकोज या शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। या तो फिर इंसुलिन है बट वो ग्लूकोज या शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा इन इफेक्टिव मैनर। तो यानी कि इंसुलिन या तो है ही नहीं या तो फिर इंसुलिन है बट वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। इन बोथ केसेस ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज या शुगर का कंसेंट्रेशन काफी हाई हो जाता है। दैट हेल्थ कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज।
इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ हार्मोन मेड बाय पैंक्रियास। इट यूजेस शुगर या ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फ्रॉम द फूड एंड जनरेट्स एनर्जी। एनर्जी जनरेट करता है हमारे बॉडी के लिए। एट द सेम टाइम जब वो शुगर या ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो इस प्रोसेस में फिर ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी काफी लो रहता है। अदरवाइज अगर इंसुलिन ना हो तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल में गो क्वाइट हाई। अब डायबिटीज अलग अलग टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पीछे का कारण क्या है। दो दो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के डायबिटीज हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है या ऑटो इम्यून कंडीशन से होता है, जिसमें ऑटो इम्यून मतलब आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम खुद ही आपके बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगे, हाइपर एक्टिव हो जाती है आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम और आपके ही बॉडी सेल्स को टारगेट करने लगे। तो कई बार आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर वो बाहरी पैथोजेंस के अगेंस्ट तो लड़ती ही आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगती है। उस प्रोसेस में अगर कहीं पैंक्रियास को डैमेज हो गया तो टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, यानी कि फादर या मदर से आपने इनहेरिट किया हो डायबिटिक प्रॉब्लम। तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशन या इट कैन बी बाय बर्थ। इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। इट इज दो रेयर बट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। तो टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रिया जो होता है डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। पैंक्रियाज फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। इस टाइप 1 डायबिटीज जिन लोगों को भी होता है उन लोगों को फिर बाहर से इंसुलिन इंजेक्शंस लेने होते हैं ताकि वो हार्मोन जो है नेचुरल तरीके से बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आर्टिफिशियल तरीके से आप अपने बॉडी में इंसर्ट करें ताकि वो इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज या शुगर को एब्जॉर्ब कर पाए। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के कारण होता है, पुअर लाइफस्टाइल, जैसे जंक फूड खाते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर पैंक्रियाज जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वो इंसुलिन प्रोड्यूस तो करता है बट वो इंसुलिन इफेक्टिवली ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता एंड दैट लीड्स टू अनदर टाइप ऑफ डायबिटीज जिसको हम लोग कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इट इज एसोसिएटेड विथ पुअर लाइफस्टाइल। Type 3, Type 4, and now currently news Type 5 diabetes. These are lesser known या lesser understood diabetes. जो दो सबसे कॉमन है Type 1 and Type 2. Type 3 diabetes is associated with Alzheimer disease, जहाँ पे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं दे स्टार्ट डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। तो ब्रेन के सेल्स जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करने लगते हैं, जिस कारण से ब्रेन के सेल्स में फिर शुगर कंटेंट काफी हाई हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज ऑफ द ब्रेन। इट इज टाइप 3 डायबिटीज। टाइप 4 डायबिटीज जिसमें बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आने लगते हैं कहीं कहीं जगहों पे, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सूजन, इन्फ्लेमेशन आने लगते हैं एंड दिस इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग विद द इंसुलिन फंक्शन इन आवर बॉडी। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो उसको कहते हैं हम लोग टाइप 4 डायबिटीज। अभी करेंटली न्यूज में है टाइप 5 डायबिटीज। टाइप 5 डायबिटीज अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज था नहीं, बट अब जाकर के इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है टाइप 5 डायबिटीज को एज ए डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डायबिटीज। ये जो टाइप 5 डायबिटीज है इट प्राइमरली अफेक्ट्स लीन एंड अंडर नॉरिश्ड टीनेजर्स। जो टीनेजर्स हैं काफी पतले दुबले हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, यंग एडल्ट्स या टीनेजर्स जो लो या मिडिल इनकम कंट्रीज में होते हैं, वो उनके अंडर नॉरिशमेंट के कारण होता क्या है कि उनके बॉडी के अंदर फिर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशन क्रिएट हो जाती है जहां पे उनके पैंक्रियाज जो है वो इनफ इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो टाइप 5 डायबिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विथ ओबेसिटी। जनरली जो मानते हैं लोग कि डायबिटीज का मतलब ओबेसिटी कंडीशन होगा, ऐसा नहीं है। टाइप 5 डायबिटीज इज अपोजिट ऑफ दैट। इट इज बिकॉज ऑफ माल नॉरिशमेंट, अंडर नॉरिशमेंट। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में होता है। इट मेनली अफेक्ट्स टीनेजर एंड यंग एडल्ट्स। Malnutrition induced reduction in insulin production that causes type 5 diabetes which is currently in news। क्यों न्यूज में? क्योंकि इसको अब ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है IDF ने। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेघायन 25, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है मेघायन? मेघायन इंडियन नेवी द्वारा कंडक्टेड एक सिंपोजियम है। सिंपोजियम मतलब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, मेनली नेवल फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है
एक मीटिंग होती है उसको कहा जाता है सिंपोजियम। तो इंडियन नेवी द्वारा कंडक्टेड सिंपोजियम है इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बनाने का जो एक्टिविटी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बनाया गया 1950 में ऑन 23 मार्च। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन नेवी एक ग्रुप बुलाती है सिंपोजियम। आई जस्ट होप इट इज क्लियर, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको बनाया गया 1950 में, उसका हिस्सा भारत भी है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएशन को कॉमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन नेवी ये सिंपोजियम बुलाती है मेघायन। 3 साल से ही बुला रही है। तो दिस ईयर इट वाज थर्ड एडिशन ऑफ मेघायन। साल 2025 में हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया गया मेघायन 25। थीम ऑफ मेघायन 25 was closing the early warning gap together. This was also the theme of World Meteorological Organization Day of 2025. World Meteorological Organization, it was established on 23rd March 1950. 23rd March is celebrated as World Meteorological Organization Day. It is a specialized agency of United Nations. इसके टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इसका मेन काम है कि मेट्रोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, जैसे मौसम का अनुमान लगाने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म मौसम को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल, एंड वाटर इश्यूज रिलेटेड डेटा। तो क्लाइमेटोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल डेटा में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। एक रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान रहे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली मेट्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेटोलॉजिकल रिलेटेड कोऑपरेशन पे फोकस करता है, बट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मिटिगेशन वगैरह पे काम ज़्यादा WMO नहीं करता। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए काम करता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जेट स्ट्रीम्स, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं इन द सदर्न हेमिस्फेयर। CPU एंड GPU से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सीधा सीधा सही है। कैटरीन, अगेन इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, न्यूट्रिनो के मास को मेजर करने के लिए। एंड डस्ट लिंक, अगेन ए सिंपल वन, enhanced joint training and exchange best practices amongst Indian Army of India and Uzbekistan. That's all from our side for today. Thanks for watching.